हाय, आई एम अरुण कुमार शर्मा और आज का टॉपिक है रेल्स एंड स्लीपर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ माय इंट्रोडक्शन, यू कैन रीड अबाउट मी। ये यहाँ अपेंडिक्स दिया गया है, इसमें हमने दो चैप्टर्स अभी तक कर लिए हैं जो ग्रीन बॉक्स में दिखाए गए हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज गेज एंड व्हील प्रोफाइल, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज जो पढ़ना है वो है रेल्स एंड स्लीपर्स के बारे में, जो कि येलो बॉक्स में दिखाए गए। बाकी सारे जो चैप्टर्स अभी आपको करने हैं वो रेड बॉक्स में दिखाए गए हैं। इसके बाद जो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो होता है व्हाट आर रेल्स। रेल्स होती क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है रेल्स की। रेल्स आर कंटिन्यूअस स्टील बीम्स। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो मार्क करिए, कंटिन्यूअस, सेकेंडली स्टील एंड थर्ड वन इज बीम, सपोर्टेड ओवर स्लीपर्स। मैं एक एक वर्ड को नीचे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले लिखा गया है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे नीचे दो डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ पे एक जनरल बीम को दिखाया गया है जो हम हमारी बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। तो ये उससे ऐसे डिफरेंस है, यहाँ पे जो रेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, लाइक द नॉर्मल बीम वी यूज इन आवर बिल्डिंग्स, जो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद खत्म हो जाता है। अगला लिखा हुआ है स्टील। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, तो अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा। अगला लिखा हुआ है बीम। अब इसे बीम क्यों बोला गया है वो आप नीचे देखिए। कोई भी मेंबर होगा तो उसमें लोडिंग तीन तरह से हो सकती है। अगर उसमें एक्सियल लोडिंग है तो उसे हम कॉलम बोल देते हैं। अगर उसमें ट्रांसवर्स लोडिंग है जैसे यहाँ दिखाया गया तो उससे हम बीम बोल देते हैं। क्योंकि रेल्स में जो लोडिंग होती है वो ट्रांसवर्स होती है तो उसे हम बीम बोल देते हैं। अब एक और डायरेक्शन इसमें बच गया है, वो है लेटरल। ये वाला डायरेक्शन जो जेड डायरेक्शन है, अगर मैं इसे एक्स बोलूं, इसे वाई बोलूं और इसे जेड बोलूं, जो जेड वाला डायरेक्शन है वो लेटरल डायरेक्शन है। ये भी आप ध्यान रखना आगे, क्योंकि लेटरल बकलिंग वगैरह में ये चीज डिस्कस होगी, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया है। आगे लिखा हुआ है सपोर्टेड ऑन स्लीपर्स। तो ये अंडरस्टूड है क्योंकि रेल्स जो है स्लीपर्स के ऊपर सपोर्टेड होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो है व्हाई डू वी नीड रेल्स, या फिर रेल के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ है टू प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस एंड लेवल पाथवे। तो जो ट्रेन का जो व्हील होता है वो रेल के ऊपर रोल करता है, सो रेल शुड बी कंटिन्यूअस। अगर कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आई तो जो व्हील होगा वो रोल नहीं कर पाएगा अच्छे से। अगला जो इसमें लिखा है लेवल पाथवे, मतलब जो जो रेल हमारी होती है दैट शुड बी लेवल, उसमें अंडुलेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए वरना आपकी राइडिंग अच्छी नहीं होगी। अगला लिखा हुआ है टू प्रोवाइड द व्हील लोड्स टू द स्लीपर। तो रेल्स करती क्या है, जो व्हील से जो लोड आता है आपका रेल्स के ऊपर, उसको यहाँ पे ऐसे नीचे ट्रांसफर करेंगे स्लीपर पे। तो यहाँ पे रेल ने क्या किया, जो आपका मूविंग पॉइंट लोड था उसको स्टैटिक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है। और स्लीपर का भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। स्लीपर ने क्या किया, ये जो पॉइंट लोड रेल से ऊपर से आया इसको यूडीएल में कन्वर्ट कर दिया है नीचे, क्योंकि ये चीज हमें आगे डिस्कस करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बता दिया है। अगला लिखा हुआ है कन्वर्ट मूविंग पॉइंट लोड टू द स्टैटिक पॉइंट लोड। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस कर दिया है। इससे अगला लिखा है बियर द हैवी स्ट्रेसेस। ये मैं आपको आगे और बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेल्स होती हैं ये सबसे पहला कंपोनेंट है जो व्हील का लोड बियर करता है, और वो भी बहुत कम एरिया पे। तो होता क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आती हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है कि हमारे जो रेल्स का जो मटेरियल होना चाहिए दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, कि वो इतनी हैवी स्ट्रेसेस को बियर कर सके। अगला जो लिखा हुआ है टू गाइड द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे रेल्स व्हील्स को गाइड करती है। इसके बाद अगर देखते हैं तो इसके बाद हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि रेल्स के फंक्शंस तो पता है, बट उसका कंपोजिशन और उसका शेप कैसा होना चाहिए। तो इस चीज को पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो आइडियल रेल सेक्शन है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कंपोजिशन और शेप ऑफ रेल्स को एडजस्ट करेंगे ताकि हम इन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल एंड लेटरल फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। तो सबसे पहले स्टिफनेस का मीनिंग होता है रेसिस्टेंस टू डेफॉर्मेशन। तो हमें जो हमारा रेल सेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि जब हैवी व्हील लोड यहाँ पे आए तो इतना ज्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए, ना कि वर्टिकल डायरेक्शन में ना कि लेटरल डायरेक्शन में। लेटरल डायरेक्शन क्या है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अगला लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्योंकि लोड बहुत ज्यादा आने वाला है तो ये जो रेल है ये बेंड होगी और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आती हैं।
और ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होती हैं, तो जो रेल सेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। अगला लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ रेल्स। तो अब आप एक चीज पहले समझ लिए कि जो रेल्स होती हैं वो सारी रेल्स स्ट्रेट ही होती हैं। मैं अपनी प्रिपरेशन में काफी बार ये सोचता था कि जो कर्व्स में जो रेल होती है वो ऑलरेडी कर्व्ड होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रेल्स जो सारी प्लांट से आती हैं वो सारी की सारी स्ट्रेट होती हैं, और उन्हें साइड पे एट द टाइम ऑफ लेइंग हम उन्हें बेंड करते हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। तो हमें इस चीज के लिए, उनको बेंड करने के लिए उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करनी पड़ती है। तो हमें अपने कंपोजिशन को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगला लिखा हुआ है ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी की मैं बात करूं तो आपका जो कंपोजिशन है वो इस हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए कि आपकी रेल्स बहुत जल्दी कोरोड ना हो, उसको आपको बहुत जल्दी चेंज ना करना पड़े, क्योंकि आपका जो रेल्स होता है वो बहुत ही कॉस्टली कंपोनेंट होता है ट्रैक का, तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। अगला लिखा हुआ है लेइंग एंड कनेक्शंस। तो रेल की जो लेइंग होती है वो या तो मैकेनिकल होती है या मैनुअल होती है। कहीं पे मैकेनिकल लेइंग हो रही है तो आप वहां पे हैवी रेल सेक्शन भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन अगर जहां पे सिर्फ मैनुअल लेइंग के ऑप्शंस है तो वहां पे आप हैवी रेल सेक्शन अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको रेल सेक्शन डिजाइन करना है अपना। और अगला लिखा हुआ है इसमें कनेक्शंस। तो आपका एक रेल से दूसरे रेल को जोड़ना है या फिर रेल को स्लीपर पे जोड़ना है, तो आपको रेल सेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपके कनेक्शंस इजीली हो जाएं। अगला लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस। आपको अपने रेल सेक्शन का जो शेप है उस हिसाब से बनाना है कि कहीं भी कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस ना हो। ये चीज यहाँ डायग्राम में भी दे सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस तभी होता है जब शार्प कॉर्नर ऐसे आपको दिखेंगे, तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इस हिसाब से रेल्स का सेक्शन इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कहीं भी शार्प एजेस नहीं देनी है, वरना आपको कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अगला लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल। तो आपको जो टोटल एरिया है या फिर मेटल है उसको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जितनी स्ट्रेसेस व्हील से आ रही हैं और जितनी स्लीपर पे ट्रांसफर हो रही हैं अकॉर्डिंगली वो उसको विथस्टैंड कर पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है अगला इकोनॉमिकल। ये तो ऑब्वियस है कि आपका जो भी कंपोनेंट है हम ट्राई करेंगे उसको एज चीप एज पॉसिबल बनाने का। अगला लिखा हुआ है वियर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ व्हील होता है रेल के ऊपर उससे बहुत ज्यादा वियर होता है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि मिनिमम वियर होने का, ताकि इसकी लाइफ बढ़ सके रेल की। अब हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल सेक्शन देख लिए, तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि उसका मटेरियल कौन सा होना चाहिए। तो जो सबसे पहले रेलवे एवोल्व हुई थी तो उस टाइम पे जो रेल्स होती थी वो वुडन होती थी। उसके बाद हम कास्ट आयरन पे शिफ्ट हुए और उसके बाद स्टील सेक्शन पे शिफ्ट हुए। वुडन सेक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या थी वो बहुत ज़्यादा वियर होता था, तो इसलिए हम कास्ट आयरन और स्टील पे शिफ्ट हुए। अब कास्ट आयरन और स्टील में कौन सा ज़्यादा बेटर है, क्यों हम इस कास्ट आयरन से स्टील में शिफ्ट हुए, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल्स डाली हुई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कास्ट आयरन और स्टील में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो कास्ट आयरन होता है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्टील। तो अब होगा क्या कि कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, लेकिन आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपका मतलब आपका जो कंपोनेंट है वो ब्रिटल होता हुआ जाता है, और जो ब्रिटल कंपोनेंट जो होते हैं वो डायनेमिक लोडिंग में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कर्व्स पे और हमें अवॉइड करना है क्रैक्स वगैरह, तो हमारे लिए स्टील इज ए बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू द कास्ट आयरन। अब स्टील की बात आती है तो स्टील भी काफी तरह के होते हैं जो अब काफी बार आपने सुना होगा। यहाँ पे मैंने नीचे रेल्स का बेसिक कंपोजिशन दिखाया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रेड 880। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा। यहाँ पे जो मेन जो हमने 3 एलिमेंट्स यूज किए हैं वो है कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन। मेन एलिमेंट तो आयरन है ही, उसके बाद हमने 3 चीजों का और यूज किया है। इसमें तीनों की इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ। कार्बन का हमने यूज किया ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और सेकेंडली अगला लिखा हुआ है मैग्नीज। मैग्नीज का यूज होता है वियर को रिड्यूस करने में, ये वियर को कम करता है जो कि हमारी एक रिक्वायरमेंट थी।
एक अगला यहाँ पे जो है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का काम होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना। ये क्या है, ऑक्सीजन एक हार्मफुल एलिमेंट होता है रेल्स के लिए, अगर वो रेल सेक्शन में रह जाए अंदर तो इसलिए हम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स ही ट्राई करते हैं इस ऑक्सीजन को रिमूव करने का, जो कि सिलिकॉन के हेल्प से हो पाता है। एक जो चीज इसमें नहीं लिखी गई है वो है क्रोमियम। क्रोमियम हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये कोरोजन को कम करता है। कोरोजन को कम करेगा तो हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइफ ऑफ द रेल बढ़ जाएगा, जो कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स में बताया था। तो ये सब मेन जो कंपोजिशन ऑफ रेल्स हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये तीन जो हैं ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए इस वाली टेबल पे। नीचे आपने कंपोजिशन देख लिया, तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेल्स है या तो वो मीडियम कार्बन स्टील है या हाई कार्बन स्टील है। ये बेसिकली बॉर्डर पे है, तो इन दोनों में से कोई भी चीज आपको एग्जाम में मिल सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो होता है कि सेक्शन ऑफ द रेल। अभी तक हमने मटेरियल डिसाइड किया है कि रेल का मटेरियल क्या होगा, लेकिन अब हम सेक्शन ऑफ द रेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखेंगे तो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो रेल सेक्शन दिखाए गए हैं ये कुछ एल सेक्शन के हैं, लेकिन अभी हम जो रेल सेक्शन यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट आई सेक्शन हम उसको बोल सकते हैं। तो क्यों हम एल सेक्शन से आई सेक्शन की तरफ गए, क्योंकि जो हमारे रेल्स हैं वो बेसिकली एक बीम की तरह हैं जो फ्लेक्सुरल मेंबर होते हैं। तो जो आई सेक्शन है वो एक अच्छा फ्लेक्सुरल मेंबर होता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर सेक्शंस। ये आपने स्टील स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा होगा, तो इसलिए हमने आई सेक्शन अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे लेकिन जो दिखाया गया अगली स्लाइड में ये है आपके टाइप ऑफ रेल सेक्शन। ये आई सेक्शन को भी अलग अलग तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल के बेसिस पे काफी सारे नए नए सेक्शंस बनाए थे, जो टाइम के साथ हमने और इम्प्रूव किया है। तो सबसे पहला जो रेल सेक्शन आया था वो था डबल हेडेड, ये है डबल हेडेड। उसके बाद जो आया था वो है बुल हेडेड, और इसके बाद जो आया था फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन। अब आप तीनों सेक्शन में आप एक चीज देखिए कि जो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस दिखाई गई है उसके अबाउट तीनों ही जो सेक्शन है वो सिमेट्रिक है, बट जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अभी खींच रहा हूं इसके अबाउट सिर्फ ये वाला सेक्शन आपका सिमेट्रिक है। तो ये जो डबल हेडेड सेक्शन यहाँ पे दिखाई गया है इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि जब आपकी यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस जो व्हील की कांटेक्ट में होती है जब वो वियर आउट हो जाती थी तो इसको इन्वर्ट करके वापस से यूज में लिया जा सकता था। ये सोच के ये डबल हेडेड सेक्शन बनाया गया था, बट ये एडवांटेज बाद में फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला सरफेस जो है ये आपका चेयर के कांटेक्ट में होता था और ये हैवी स्ट्रेसेस के कारण डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए जब आप इसको इन्वर्ट भी कर देंगे तो ये यूज नहीं हो पाता था। तो जो आपका मेन एडवांटेज था वो तो खत्म हो ही गया, और इसका एक और बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये डिफिकल्ट इन लेइंग। ये इसको आप स्लीपर से जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा असेंबलीज की जरूरत पड़ती है और वो बहुत डिफिकल्ट है, वो आप यूं ही डिस्टर्ब हो जाती है वो असेंबली। तो ये डिफिकल्ट होता था इसको स्लीपर से जोड़ना। अगला जो था वो बुल हेडेड। बुल हेडेड में हमने क्या इंप्रूव किया कि जो इसका हेड वाला पार्ट है इसको बड़ा कर दिया एज कम्पेयर टू द लोअर पार्ट। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऊपर से जो स्ट्रेसेस हैं वो बहुत ज्यादा आती थी, उससे बियर ज्यादा होता था, तो हमने पहले ही इस सेक्शन को बड़ा कर दिया ताकि वहां पे बियर रिड्यूस हो सके। तो ये वाला एडवांटेज था, बट आपका जो पहला डिसएडवांटेज जो लेइंग वाला था वो आपका यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। तो इसीलिए ये वाला सेक्शन जो बुल हेडेड है ये भी आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। सबसे पॉपुलर आपका हो पाया ये है फ्लैट फुटेड रेल जो अभी हम यूज करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो फ्लैट रखा गया, इसीलिए हम इसे फ्लैट फुटेड बोलते हैं। अब इससे एडवांटेज ये हुआ कि इससे आपका स्लीपर पे इसको ले करना बहुत इजी हो गया। आपको यहाँ पे फास्टनिंग्स आ जाएंगी, वो इसको इजीली होल्ड कर लेगी। और आपका जो एडवांटेज बुल हेडेड में था ये बड़ा वाला हेड, ये हमने यहाँ भी अडॉप्ट करके रखा ताकि आपका बियर एंड टीयर वाला फैक्टर यहाँ पे ध्यान में रखा जा सके। एक जो एडवांटेज और मिला यहाँ पे एफ रेल्स में वो ये मिला कि अगर मैं इस एक्सिस को वाई एक्सिस बोलता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अच्छा मिलता है, जिससे इसकी लिटरल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है और आपके बकलिंग वगैरह के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं।
यहाँ पे मैंने वही दिखाया गया है कि जो डबल हेडेड और बुल हेडेड रेल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता था। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो असेंबली है इसे हम बोलते थे चेयर और इसे हम बोलते थे की। ये तो आपका रेल सेक्शन है ही। तो इन दो असेंबलियों की हमें एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती थी और इन्हें ऐसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन दिखाया गया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो स्लोप यहाँ पे दिखाया गया ये 1:3 है और ये वाला जो स्लोप नीचे है ये 1:6 है। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन में ये वाली चीज कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन था उसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन द वेट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है काफी बार एज इट इज, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं है सच बताने का, तो आप इसको रट लो और एग्जाम में बस छाप देना है और तो कुछ नहीं हो सकता है इसका। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो लिखा हुआ है 52 kg रेल। ये जो यहाँ पे वेट दिया हुआ है ये पर मीटर का वेट है, मतलब 1 मीटर जो सेक्शन है उसका वेट 52 kg है तो हम उसे 52 kg रेल बोलेंगे, और अगर उसका 60 kg है तो हम उसे 60 kg रेल बोलेंगे। दोनों सेक्शन यहाँ पे दिखाए गए, ए वाला 52 kg, बी वाला 60 kg रेल सेक्शन है। अब आप इसमें जो मेन मेन जो डायमेंशन है वो आप याद कर लीजिए, बाकी डायमेंशंस तो सारी याद भी नहीं हो पाएंगी, तो फालतू में अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। यहाँ पे आप ये वाली 3 डायमेंशन याद कर लीजिए और ये भी याद कर लीजिए। सबसे पहला जो है इसमें इंपॉर्टेंट वो है हाइट, आपको याद रखनी है। 50 kg वाले की 156 है और 60 kg का 172 है। जो आपका यहाँ पे हेड है उसका विड्थ 67 है और इसका जस्ट डबल यहाँ पे 137 है। यहाँ पे जो हेड का विड्थ है वो 75 है ऑलमोस्ट, और इसका जस्ट डबल यहाँ पे 150 दिया हुआ है। तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा डेटा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पे सर्विस लाइफ ऑफ रेल्स बताई गई है कि लाइफ ऑफ रेल्स जो हमने रेल सेक्शन पढ़े थे उनकी कितनी कितनी होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम जो रेलवे में जो ट्रैफिक मेजर करते हैं वो जीएमटी में मेजर करते हैं। तो ये जो दिखाया गया यहाँ पे ये भी जीएमटी लिखा हुआ है, मतलब रेल्स की जो लाइफ है दैट ऑल्सो डिसाइडेड बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, मतलब कितना जीएमटी उस रेल सेक्शन के ऊपर से निकल चुका है, उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए 60 kg रेल सेक्शन में दो वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहली जो वैल्यू है वो है 72 यूटीएस। 72 यूटीएस का मतलब है 72 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर में है। यूनिट्स का आप थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में आपको कुछ और ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी बोल सकता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। 60 kg का जो है वो 550 और 800, और जो 52 kg है वो है 350 और 525। तो आप ये देखिए 60 kg जो रेल सेक्शन है उसका सर्विस लाइफ ज्यादा है, तो इसलिए हम अभी जो जितने भी नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं उनमें ज्यादातर में 60 kg रेल्स ही अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2017 में आया था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल रेल सेक्शन। आगे लिखा है एक्सप्लेन विद ए नीट स्केच स्टैंडर्ड फ्लैट फुटेड ब्रॉड गेज रेल सेक्शन ऑफ 60 kg टाइप। ये अभी जस्ट मैंने आपको 2 स्लाइड पहले अच्छे से बताया, तो अभी आप अपने से कॉपी पेन उठाइए और ये पूरा क्वेश्चन लिखने का ट्राई करिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, साफ साफ लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हर चीज एग्जैक्ट याद होने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए। अगर आपको फेयर आइडिया है तो आप एग्जाम में ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रेल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो क्या होता है। ये जो रेल्स जो इंडियन रेलवे की रेल्स हैं वो सारी सेल बनाती है, उसका ये जो 10 स्टेप में प्रोसेस है ये यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ये ब्लूम से स्टार्ट होता है। ये बेसिकली ये ऐसा एक सेक्शन होता है स्टील का, उसे ऐसे रोलिंग प्रोसेस में, रोलिंग मील्स में डाला जाता है, जो ऐसे धीरे धीरे इसको कन्वर्ट करती जाती है और फाइनली हमें ये रेल सेक्शन मिल जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रेल्स जब आपकी बन जाएंगी प्लांट में, उसके बाद कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आप उन रेल्स को फिट करेंगे कि आपकी ये जो रेल्स है ये फिट फॉर यूज है साइट पे।
तो यहाँ पे काफी सारे टेस्ट दिए हुए हैं और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि टेस्ट कौन से हैं और वो किस प्रॉपर्टी के लिए किए जाते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है फॉलिंग वेट और टफ टेस्ट। ये टफनेस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये कैसे करेंगे आप खुद से ही थोड़ा आइडिया लगाएं। तो यहाँ पे कुछ कुछ वेट होगा, ऐसे ये रेल है तो इसके ऊपर ऐसे कुछ वेट गिरा के देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं मिल रहा है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे रेल्स की टफनेस कितनी है। अगला लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये मैंने आपको बताया था कि जो रेल्स हैं उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आती हैं, तो हमें पहले से उसका टेस्ट करना पड़ेगा कि जो रेल्स बनी है वो टेंसाइल, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी है या नहीं। अगला लिखा हुआ है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट क्योंकि ये मेजर करना है वियर एंड टियर के लिए, आपकी जो रेल्स हैं वो वियर एंड टियर में अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं। अगला लिखा है केमिकल कॉम्पोजिशन टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम कोई भी रेल पीस लेके कि हमारे जो जो मैंने आपको बताया था कार्बन कितना चाहिए, मैग्नीज कितना चाहिए, सिलिकॉन, तो ये सब चीज़ें टेस्ट करेंगे कि ये सब चीज़ें एज पर स्टैंडर्ड प्रोविजन है या नहीं। उसके बाद पांचवा दिया हुआ है डायमेंशन टॉलरेंसेस। ये मेजर करते हैं लेजर बीम से। लेजर बीम क्या करता है, आपका जो कोई भी स्टैंडर्ड 52 kg या फिर 60 kg का जो रेल सेक्शन मैंने पहले दिखाया था, उसके वो लेजर्स में से निकलता हुआ जाता है और उससे हम मेजर करते हैं कि हाइट में या फिर विड्थ में कहीं पे कुछ वेरिएशंस तो नहीं है। अगला लिखा हुआ है यूएसएफडी टेस्टिंग। ये यूजफुल होता है क्रैक्स वगैरह को मेजर करने के लिए। आपका जो रेल सेक्शन है उसमें अंदर कोई छोटा मोटा क्रैक है या फिर कुछ है, तो ये सब चीजों को हम मेजर कर लेते हैं यूएसएफडी टेस्टिंग से। अगला जो है एडी करंट टेस्ट। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और ये यूज होता है कोई भी एंट्रैप्ड मटेरियल जो कि इम्प्योरिटी हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी हो सकता है, अगर अंदर कुछ रह गया है तो वो हमें इस टेस्ट के ड्यूरिंग पता लग जाता है। अगला लिखा हुआ है स्ट्रेटनेस टेस्ट। जो भी रेल्स होती हैं कितने भी 13 मीटर की हो या फिर 260 मीटर की हो, तो वो सारा रेल जो है वो कूलिंग के बाद, क्योंकि जब उसकी रोलिंग मिल्स में से जब वो निकलती है तो हाई टेम्परेचर पे होती है, तो उसको कूलिंग के बाद वो श्रिंक होती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी रेल्स एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट ना हो, तो उसे स्ट्रेट किया जाता है और उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि ये पूरी तरह से स्ट्रेट है या नहीं। तो ये सारे टेस्ट अभी हमने पढ़े रेल्स के। ये एज इट इज आपको एग्जाम में लिख के आने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे करके कि एनलिस्ट द इंपॉर्टेंट टेस्ट विच आर डन ऑन द रेल्स। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है हेड हार्डन रेल्स। तो ये कुछ नहीं है, ये जो हमारी नॉर्मल रेल सेक्शन होती है उसमें ही हमने कुछ एक हीट ट्रीटमेंट दे देते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट दे देते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो वियर एंड टियर वाली जो प्रॉपर्टी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो वही मैंने यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। इस पिक्चर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला कुछ पोर्शन है यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये अराउंड 12 mm फ्रॉम द सरफेस होता है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा वियर ही यहाँ पे मिलेगा, तो हम इस पोर्शन को पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और यहाँ पे नीचे लिखा है कि जनरली इट इज यूज्ड विद 110 यूटीएस रेल्स, यानी कि जो हाई स्ट्रेंथ रेल्स होती हैं उन्हीं में यूज किया जाता है। अभी हम जो इंडियन रेलवेज में यूज करते हैं वो 52 kg और 60 kg रेल्स यूज करते हैं बस, एंड वो भी सारी 90 यूटीएस होती हैं जनरली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी तक 110 यूटीएस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में 110 यूटीएस यूज होगी, उसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे हेड हार्डन रेल्स बताया गया। अगला एक छोटा सा लिखा हुआ है एंड हार्डन रेल्स। तो ये सेम है हेड हार्डन, लेकिन यहाँ पे आप वर्ड पे जाइए, यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। तो मतलब होगा क्या कि जब दो रेल सेक्शन एंड टू एंड हम जोड़ेंगे तो हो सकता है वहां पे एक दूसरे से रविंग हो और वहां पे वियर के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे एंड को भी हार्ड कर देंगे। तो अगर हमने एंड को भी हार्ड किया तो उन रेल्स को हम बोलेंगे एंड हार्डन रेल्स। अगला जो टॉपिक है वो है हाउ टू जॉइन रेल्स। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि रेल्स का कुछ एक सर्टेन लेंथ होगा और उन रेल्स को हम साइड पे ले जाएंगे और फिर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तभी जाके आपका पूरा ट्रैक ले हो पाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रेल का लेंथ कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो रेल्स रोल होती थी वो स्टैंडर्ड रेल लेंथ थी 13 मीटर।
लेकिन टाइम के साथ हमने जॉइंट्स को रिड्यूस करने का ट्राई किया है और ये रेल लेंथ का जो अभी रोल होती हैं वो बढ़ के आपका हो गया है 260 मीटर तक, यानी कि 20 रेल सेक्शंस को एक साथ हम रोल कर देते हैं, या फिर ये 130 मीटर का भी रोल होता है। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे पहला तरीका दिखाया गया विद द हेल्प ऑफ फिश प्लेट्स। फिश प्लेट्स क्या होती है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसी असेंबली होती है, ये जो पिक्चर में दिखाई गई है, इससे हम यहाँ पे कुछ बोल्टेड कनेक्शंस की हेल्प से दोनों रेल्स को पास लाते हैं और एक दूसरे से जोड़ देते हैं। अब बस आपको फोकस ये करना है कि कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम इनको जोड़ सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे सपोर्टेड रेल जॉइंट्स। अब नाम में लिखा हुआ है कि आपका जो रेल जॉइंट है उसको स्लीपर पे हमने सपोर्ट कर दिया है। तो क्योंकि आपने स्लीपर के ऊपर डायरेक्टली जॉइंट को प्लेस कर दिया है, तो इससे होगा क्या कि जब आपका व्हील यहाँ होगा तो होगा क्या कि इस वाले स्लीपर पे कुछ यहाँ लोड आएगा, लेकिन जब आपका ये व्हील यहाँ पहुंच जाएगा तो बस आपका इस वाले पोर्शन में लोड आएगा स्लीपर के। तो अब आप इस स्लीपर का ये देखिए कि जब ये व्हील यहाँ से यहाँ गया तो आप बस आधे पोर्शन में आपका लोड आ रहा है, आधे में नहीं आ रहा है, तो ये स्लीपर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी और आपके ट्रैक पैरामीटर्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे यहाँ पे जॉइंट पे। तो इसलिए ये वाला जो मेथड था जॉइंट करने का फिश प्लेटेड हेल्प से, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। अगला जो लिखा हुआ है वो है सस्पेंडेड रेल जॉइंट। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा जॉइंट था जिसको हमने पहले स्लीपर के ऊपर प्लेस किया था, उसको हमने दो स्लीपर्स के बीच में प्लेस किया है। अब इसके एडवांटेज आप ये देखिए कि जब आपका यहाँ पे व्हील यहाँ से इधर जाएगा और जब बीच में होगा तो आपका सिमेट्रिकली दोनों स्लीपर्स पे आपका लोड ट्रांसफर होगा। तो इससे आपके जो स्लीपर्स हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंट आपका डिस्टर्ब नहीं होंगे। और दूसरी चीज लेकिन यहाँ पे जो देखी थी वो ये थी कि जब आपका लोड यहाँ पे होगा तो ये पूरी असेंबली ऐसे नीचे ऐसे सैग करेगी। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो ये फिश प्लेट यहाँ पे लगाई थी हमने, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस आ जाती हैं जो कि टेंसाइल नेचर की होंगी, और उससे ये जो फिश प्लेट होती है इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली यहाँ पे जब ये सैग होगा तो आपकी जो रेल्स हैं इनमें भी बैटरिंग के चांसेस हो जाते हैं, मतलब आपकी बैटर्ड रेल हो जाएंगी जिससे आपको फिर उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन सब के बाद भी ये वाला जो मेथड था जॉइंट का ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अगला जो लिखा हुआ है ब्रिज रेल जॉइंट, अगर मैं बात करूं इसकी तो आप नाम में ही जाइए, ब्रिज लिखा हुआ है। इसमें आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो आपको वही चीज़ देखेगी जो ब्रिज में होता है। ये एक पियर होता है, एक पियर होता है, उसके ऊपर ऐसे सुपर स्ट्रक्चर होता है। वही चीज़ है यहाँ पे, स्लीपर है आपका, ये वाला स्लीपर है, उसके नीचे आपने एक कोई मेटल पीस ऐसे रख दिया, मेटल प्लेट बोलेंगे, मेटल प्लेट रख दिया है और उसके ऊपर आपने फिश प्लेटेड जॉइंट रखा है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो हमें पिछली जो मेथड जो सस्पेंडेड वाला था उसमें हमें जो लिमिटेशंस हो रही थी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की, वो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपका लोड बहुत ही इजीली इस मेटल प्लेट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा और आपका जो बेंडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा फिश प्लेट में। यहाँ पे इसका ही एक छोटा सा वेरिएशन दिखाया गया है, उसमें बस ये ब्रिज प्लेट को ऐसे आर्च की शेप में रख दिया है। तो वही सब फायदे हैं जो हम ब्रिज में पढ़ते हैं। यहाँ पे दो कुछ और बताए गए हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट हैं, इसको थोड़ा सा आप अलग तरह से देखिए। ये पिछले वाले जो तीन मेथड हमने पढ़े हैं उससे आप इसको डायरेक्टली लिंक नहीं करना है। इसमें बस दिखाया गया है कि अगर दो रेल सेक्शन अलग अलग हो, जो हमने पढ़े थे, एक 52 केजी पढ़ा था, एक 60 केजी, सपोज ये 60 केजी है तो इसकी हाइट कुछ ज़्यादा होगी और ये जो 52 केजी है इसकी हाइट कुछ कम होगी। तो उस केस में हम कैसे दो रेल सेक्शंस को जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फिश प्लेट यूज करते हैं और इस जॉइंट को हम कॉम्प्रोमाइज रेल जॉइंट बोलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला जो दिखाया गया है वो है ग्लूड इंसुलेटेड जॉइंट। ये वाला जॉइंट हम ट्रैक सर्किटेड एरियाज में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारी जो रेल्स हैं उनको एक दूसरे से
आइसोलेट कर देता है ताकि करंट आपका एक रेल से दूसरे रेल में पास ना हो। अगला जो लिखा है वो है वेल्डेड जॉइंट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो फिश प्लेटेड जॉइंट्स थे, लेकिन वेल्डेड जॉइंट्स फिश प्लेटेड जॉइंट से अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आपके जो फिश प्लेटेड जॉइंट्स होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है ट्रैक में, और वहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चाहिए होता है, तो इसकी वजह से वेल्डेड जॉइंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं फिश प्लेटेड जॉइंट्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं बात करूं जो नीचे यहाँ पे चार चीज़ें दिखाई गई हैं, ये आपको हल्का सा ओवरव्यू समझना है क्योंकि एग्जाम में वैसे आपसे छोटा मोटा अगर इन टर्म्स का यूज हो तो आप समझ पाए कि अच्छा ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है सिंगल रेल सेक्शन। ये मैं बता चुका हूँ कि सिंगल रेल्स जो हमारी रोल होती थी पहले वो 13 मीटर्स की थी। अगला लिखा हुआ है SWR यानी कि शॉर्ट वेल्डेड रेल। हमने क्या किया कि जो 13 मीटर्स की 3 रेल थी उनको वेल्ड कर दिया है एक दूसरे से और हमने इसको 39 मीटर बना दिया है। अब 39 मीटर के बाद यहाँ पे एक फिश प्लेटेड जॉइंट आएगा, फिर से यहाँ पे फिर एक 39 मीटर वाला असेंबली आ जाएगा। तो इससे एक तो हुआ क्या कि आपके फिश प्लेटेड जॉइंट्स रिड्यूस हो गए, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है। आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ वैसे दोनों में है कि आपका एंटायर जो लेंथ है ये पूरा, इसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा लेंथ एक्सपेंड करेगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो आपका ये पूरा लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होगा। तो उससे क्या होता है कि हमारे ट्रैक पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। इसी चीज़ को हमने रिड्यूस करने के लिए LWR लेके आए। LWR में लॉन्ग वेल्डेड रेल। इसमें क्या है कि 250 मीटर से ज़्यादा, अब ये कितना भी हो सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो ये जो लेंथ है इसमें कोई भी फिश प्लेटेड जॉइंट नहीं होगा, यानी कि ये पूरा वेल्डेड सेक्शन है। और इसके एंड में हम कुछ ऐसी असेंबली लगा देंगे जो बस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन अलाउ कर सके, और वो भी बस इतनी ही लेंथ में, डिफाइंड लेंथ होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और आपका ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है इसमें आपका कोई भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो आपका ये जो बीच वाला पोर्शन होगा आपके यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैक पैरामीटर्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगला जो लिखा है वो है CWR कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। LWR की एक लिमिटेशन ये है कि जब ये जो आपका ट्रैक हमने बताया जो 250 मीटर से बढ़ के 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर कितना भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या कि जब ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जाता है तो आपको यहाँ पे एक जॉइंट देना ही पड़ेगा, तब जाके आप ये वाले ट्रैक को पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में ले जा सकते हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम CWR लेके आए। CWR में आपका ये जो वेल्डेड जो सेक्शन है, जो वेल्डेड रेल्स हैं, ये एज इट इज़ आपके पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से भी पास हो जाएंगी। यहाँ पे LWR को मैंने थोड़ा सा ही डिस्कस किया गया है ताकि एग्जाम में कुछ छोटी मोटी टर्म आए तो आप उसको सोल्व कर पाए। आपको बस इसमें इतना ही समझना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एंड्स में आपके कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, तो हमने इसको बोल दिया है ब्रीदिंग लेंथ। ये वाला जो लेंथ है ये ब्रीदिंग लेंथ है, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, कितना मिलता है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एज इट इज इसको रट लीजिए कि ब्रीदिंग लेंथ कुछ होती है जिसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। बीच वाला जो पोर्शन है वो है नॉन ब्रीदिंग लेंथ, जहाँ पे हमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। तीसरी चीज इसमें दिखाई गई है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, इसे हम SEJ बोलते हैं। पहले जो काम आपका फिश प्लेट कर रहा था, फिश प्लेटेड जॉइंट कर रहे थे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला, वही काम आपका यहाँ पे SEJ करेगा। ये आपका फैसिलिटेट करेगा कि जो ब्रीदिंग लेंथ वाला जो पोर्शन है इसको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में अलाउ करने का। तो यहाँ पे एक नीचे लिखा गया है वाई LWR इज ए बेटर ऑप्शन, ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको खुद से 2-3 पॉइंट लिखने का ट्राई कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन रेल्स, मतलब कौन कौन से डिफेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो ट्रेन ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स के हेल्प से दिखाया गया है मैंने। सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है फ्रैक्चर, मतलब आपकी जो रेल्स होती हैं वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। उससे क्या होगा कि उससे उनकी कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी। अब दिमाग में ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी इलास्टिक एलिमेंट है, अगर आप उसको उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस दोगे और अगर वो इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो आपका जो कंपोनेंट है ये बीच में से क्रैक हो जाएगा। अगला जो डिफेक्ट यहाँ पे दिखाया गया वो है बकलिंग।
अब आप इसमें इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में हुआ क्या है कि आपका जो रेल्स और स्लीपर वाला दोनों जो मिलके जो फ्रेम बन रहा है, ये पूरा का पूरा आपका बकल कर गया। ये चीज आप ध्यान रखिए, सिर्फ रेल्स बकल नहीं हुई है, रेल्स और स्लीपर पूरा एक साथ असेंबली आपकी बकल हो जाती है। तो ये होगा क्यों? आप ऐसे सोचिए कि जो कॉलम होता है, कॉलम बकल क्यों होता है? जब उसमें कंप्रेसिव फोर्स होता है और वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स है अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये जो पूरा रेल और स्लीपर वाला जो असेंबली है पूरा का पूरा आपका बकल हो जाएगा। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो फ्रैक्चर होता है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से होता है, तो ये मेनली विंटर वाले टाइम में आपको ज्यादा दिखेगा। और जो बकलिंग होती है वो कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से होती है, तो ये आपको समर डेज में ज्यादा देखने को मिलेगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आपको खुद से सोचना है कि फ्रैक्चर और बकलिंग में से दोनों में से कौन सी ज्यादा डेंजरस है। और अगर आप ये चीज सोच पाते हैं तो आप कमेंट्स में लिख के इस चीज का आंसर करिए। अगला जो डिफेक्ट यहाँ पे दिखाएगा वो कोरुगेटेड रेल्स। तो अब आप इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेल का जो टॉप सरफेस में अंडुलेशंस आ गए, इसे हम रोरिंग रेल्स भी बोलते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी राइडिंग कंफर्टेबल नहीं रहेगी। अगला जो डिफेक्ट दिखाया गया किंग्स। अब किंग्स आपके ट्रैक में क्यों आते हैं, आप ऐसे इसको समझिए, सपोज करो आपका यहाँ पे जो ट्रैक का गेज था ये 1672 था, सडनली आपका ये जो गेज बढ़ के ये 1680 हो गया, ये फिर से यहाँ पे बढ़ के 1672 आ गया है। तो आपका ये बीच में एकदम से ऐसे किंक सा आ गया है। किंक और बकलिंग में क्या डिफरेंस है? जो किंक होता है वो गेज वगैरह के वेरिएशन से होता है, और बकलिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर के वेरिएशन से आपका पूरा स्लीपर और जो रेल्स वाली असेंबली है वो ही आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगला जो डिफेक्ट यहाँ पे दिखाया गया वो है व्हील वर्न। व्हील वर्न, तो ये व्हील वर्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मैं आपको ट्रैक्टिव एफर्ट वाली लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इस स्लाइड से थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये लोकोमोटिव के नीचे देखने को मिलता है जनरली, जहाँ पे आपका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम मिलेगा और आपने वहां पे ट्रैक्टिव पावर ज्यादा देने का ट्राई किया है तो स्लीपेज ऑफ व्हील हो जाता है और उससे ऐसा कुछ बन जाता है वहां पे। अगला जो लिखा है वो है वोर्न आउट रील्स, मतलब क्योंकि आपकी रील्स धीरे धीरे वियर होंगी तो एक सर्टेन लिमिट तक तो अलाउड होता है, बट अगर आपकी उस सर्टेन लिमिट के बाद ज्यादा वियर हो रही हैं तो आपकी जो ट्रेन ऑपरेशन है उसको ये अफेक्ट करने लग जाएगा, तो इसलिए इसे डिफेक्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे मैंने वही सारी चीजों को लिस्ट में दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो 6 हैं वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। अगला जो है वो है हुगिंग इन रेल्स। तो इसको आप इस पिक्चर से देखिए, होगा क्या कि जब ये दो रेल्स हैं इनके एंड को आपने ज्वाइन किया फिश प्लेट से, लेकिन जब आपका व्हील इस रेल से इस रेल पे जाएगा तो चांस है कि ये जो रेल्स हैं ये होक्ड शेप में हो जाए, तो इससे आपके यहाँ पे ऊपर एक सैग सा बन जाएगा एंड दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो इसलिए हमने इसको डिफेक्ट्स में डाला हुआ है। अगला लिखा हुआ है बर फॉर्मेशन। तो जनरली कर्व्स पे क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि आउटर जो रेल होती है उस पर तो हमें वियर देखने को मिलता है, लेकिन जो इनर रेल होती है इस पे हमें वर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो क्यों मिलता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए वर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो आपको ऊपर वाला मेटल होगा ये ऐसे फ्लो करके यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेटल अगर यहाँ पे आना स्टार्ट किया तो जो आपका गेज है ये गेज टाइट होने लगेगा, टाइट गेज देखने को मिलेगा आपको, तो इसलिए आपका ट्रेन ऑपरेशन अफेक्ट होगा। अगला लिखा हुआ है बाइटिंग एक्शन। इसका मतलब कोरोजन ऑफ रेल्स ही है। होता क्या है कि आपके जो कोस्टल एरियाज वगैरह हैं जहाँ पे कोरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपकी ये जो रेल स्लीपर के ऊपर प्लेस होती है तो नीचे से जो आपका फुट होता है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही हम बाइटिंग एक्शन बोलते हैं। अगला लिखा हुआ है क्रीप। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड में। उससे अगला लिखा हुआ है पुअर हैंडलिंग ऑफ रेल्स। अगर आपने रेल्स को ले करते टाइम उनके मेंटेनेंस के टाइम पे अगर आपने उसको अच्छे से उठाते टाइम उसको प्लेस करते टाइम अपने पूरी ध्यान नहीं रखा हो तो आपके ये जो एंड्स होते हैं ये आपके खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन वगैरह बाद में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है एट द टाइम ऑफ लेइंग ऑफ रेल्स। तो अब मैंने यहाँ पे अगला टॉपिक रखा हुआ है क्रीप ऑफ रेल्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ होती क्या है।
यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स विद रेस्पेक्ट टू स्लीपर। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये है विद रेस्पेक्ट टू स्लीपर्स, जबकि मैंने जो आपको बकलिंग में दिखाया था वो उसमें क्या होता है कि रेल्स और स्लीपर्स एज ए फ्रेम पूरा का पूरा बकल कर जाता है। यहाँ पे सिर्फ रेल्स का मूवमेंट होगा विद रेस्पेक्ट टू स्लीपर्स। अगला लिखा हुआ है सिंगल लेन में, ये आपको ऑब्जर्व होगा डोमिनेंट ट्रैफिक डायरेक्शन में, और डबल लेन में होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। ये मैं आपको अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों होता है, बस आपको लेकिन ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको असर्शन रीजन में भी ये बोल देगा, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रीप। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, स्लीपर टेंड टू गो आउट ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर्स क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये रेल्स हैं और ये स्लीपर्स हैं। तो ये स्लीपर्स क्या होता है, ये रेल्स के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये वाला स्लीपर इसके पैरेलल है। अगर ये स्लीपर आपको कुछ यहाँ पे कुछ नया स्लीपर वो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप ये चीज समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्रीप ऑफ रेल्स हो रहा है। अगला लिखा है कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। ये चीज भी आपको असर्शन रीजन से ध्यान रखनी है। वहां पे आपको बोल देगा कि क्रीप कैन बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, तो अब वो चीज गलत है। यहाँ पे काफी सारी थ्योरीज दी हुई हैं। सबसे पहला जो थ्योरी दिया हुआ है वो है वेव मोशन थ्योरी। ये थ्योरी आपका बोलता है कि जब भी आपका ट्रेन का जो व्हील आता है तो आपके रेल्स के ऊपर कुछ वेव जैसी बनती है। ये जो वेव यहाँ पे ऐसे दिखाई गई है, तो इस वेव से होगा क्या, आप ऐसे सोचिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, जब आपका व्हील यहाँ पे आएगा तो ये वेव इसको रेसिस्ट कर रही है आगे जाने से, तो एक तरह से ये इस पे पैसिव रेसिस्टेंस लगाएगा। तो इससे ये जो व्हील है ये ट्राई करेगा आपकी रेल को पुश करने का इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये इस रेल को पुश करने का ट्राई करेगा, और इससे धीरे धीरे आपको क्रीप देखने को मिलेगा इस रेल में। और इस चीज को आप कितना भी ट्राई कर लें, ये चीज अनअवॉइडेबल है। इसीलिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया गया है कि क्रीप कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। अगला जो यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है वो है परकशन थ्योरी। परकशन थ्योरी में यहाँ पे आप इस डायग्राम से देखिए, जब भी ये जो व्हील है ये आपका एक रेल से दूसरे रेल पे जाएगा, तो जब आपका इस जॉइंट पे व्हील होगा तो इस जॉइंट पे क्या होगा कि कुछ ऐसा यहाँ पे ये फोर्स ऐसे लगाता है। इसके अगर हम दो कंपोनेंट करें तो एक तो वर्टिकल आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है। तो ये भी आपके क्या रेल्स को पुश करने का ट्राई करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो इस वाले से भी डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक में, इस वाले से भी डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक में। लेकिन जो तीसरी थ्योरी दी गई है वो है ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी बोलती है कि जो आपके लोकोमोटिव का जो व्हील होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, लोकोमोटिव का व्हील जब एक्सलरेट, डी एक्सलरेट या फिर जब वो स्टार्ट होगा तो वो ट्राई करेगा कि आपके जो रेल की सरफेस है इसे पीछे ड्रैग करने का, क्योंकि ये अडेशन की प्रॉपर्टी है, ये दोनों ऐसे फिजिकल कांटेक्ट में है, तो ये व्हील रोटेट करेगा, तो ये ट्राई करेगा पीछे पुश करने का आपके जो रेल्स के जो टॉप सरफेस है उसके पार्टिकल्स को। लेकिन ये चीज आपको सिर्फ लोकोमोटिव में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपके कोचेज और वैगन्स होते हैं वो तो ड्राइविंग व्हील होते नहीं है, वो सिंपली रोल करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं बस उन्हीं में आपका ये ड्रैग थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रेल कार वेव इफेक्ट्स इज ग्रेटर देन द लोकोमोटिव ड्रैग इफेक्ट। तो अगर मैं पूरी ट्रेन की बात करूं तो जो लोकोमोटिव होगा वो तो आपका ड्रैग थ्योरी के हिसाब से पीछे वाली डायरेक्शन में क्रीप देगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उससे। लेकिन जो सारे पीछे वैगन्स या फिर कोचेस जितने भी अटैच होंगे वो आपकी ड्रैग थ्योरी और परकशन थ्योरी के हिसाब से आपकी रेल्स में फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में क्रीप देंगे। तो जो नेट इफेक्ट आता है वो आपका ये आता है कि जो वैगन्स या कोचेस की वजह से जो क्रीप इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लोकोमोटिव ड्रैग इफेक्ट। और यही कारण है कि आपको जो क्रीप देखने को मिलेगा हमेशा वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक में ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे सिंगल लेन है तो वहां पे जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में आपको क्रीप देखने को मिलेगा, डोमिनेंट ट्रैफिक जिस डायरेक्शन में होगा। अगर आपका डबल लेन है तो आपका जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक होगा उसी डायरेक्शन में आपको क्रीप देखने को मिलेगा।
अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन EAC 2007 में आया था। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ क्रीप ऑफ रेल्स, जो भी हमने डिस्कस किया। तो आप इस क्वेश्चन को अपने से सोल्व करने का ट्राई करिए। ऑप्शन ए लिखा हुआ है वेव थ्योरी, ऑप्शन बी लिखा है परकशन थ्योरी, ऑप्शन सी लिखा है ड्रैग थ्योरी, ऑप्शन डी लिखा है रिवर्सल थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये कहीं भी कोई भी ऐसी थ्योरी हमने नहीं देखी है क्रीप ऑफ रेल्स के रिगार्डिंग। अगला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्रीप को मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ट्रैक को ले करने के बाद यहाँ पे 2 रेल पोस्ट लगा दिए हैं और हमने यहाँ पे इस रेल पे एक पेंट मार्क कर दिया है। अब हमने इस ट्रैक पे ट्रैफिक अलाउ किया और फिर सर्टेन टाइम पीरियड 2 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद हमने फिर से मेजर किया, तो ये जो पेंट मार्क है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम तो जब हम नेक्स्ट टाइम गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, रेल पोस्ट के बीच में कैसे ये स्ट्रिंग लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ये पेंट मार्क अब यहाँ पे आ गया। तो इतना आपका क्रीप हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ क्रीप। तो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है लेस टो लोड। अगर मैं टो लोड की बात करूं तो जब हम रेल्स को स्लीपर के ऊपर प्लेस करते हैं तो रेल्स को स्लीपर पे होल्ड करने के लिए हम फास्टनिंग्स की हेल्प से एक लोड लगाते हैं, उसे हम टो लोड बोलते हैं। अगर ये टो लोड कम होगा तो रेल्स के ऊपर जो वेव फॉर्मेशन होगी, जो हमने वेव थ्योरी में देखा था, वो ज्यादा होंगी, और अगर वो ज्यादा होंगी तो उससे क्रीप ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन, या फिर एक्सलरेशन बोल सकते हैं। जब भी एक्सलरेशन या डी एक्सलरेशन होता है तो जो ड्रैग थ्योरी के हिसाब से हमने देखा था तो रेल्स में क्रीप देखने को मिलता है। ये चीज आप और अच्छे से इस पिक्चर में समझिए। जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो एक्सलरेशन मोड में होती है और उस टाइम पे जो क्रीप का डायरेक्शन मिलता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, और जब स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन होती है यानी कि डी एक्सलरेशन होता है तो उस टाइम पे क्रीप का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ये ड्रैग थ्योरी के हिसाब से ही इस डायग्राम में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगला जो फैक्टर है वो है ग्रेडियंट्स। जब भी ट्रेन वर्टिकल कर्व्स को नेगोशिएट करती है तो जब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब वो जाएगी तो mg sin थीटा का एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपकी रेल्स पे देखने को मिलेगा, तो उससे रेल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और ज्यादा पुश होंगी और उससे और ज्यादा क्रीप देखने को मिलेगा। अगला लिखा हुआ है अनबैलेंस्ड ट्रैफिक। अनबैलेंस्ड ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो अगर सिंगल लेन कहीं पे है और अगर दोनों साइड में ट्रैफिक एग्जैक्टली इक्वल है तो वहां पे आपका क्रीप जो है दोनों साइड के ट्रैफिक से नलीफाई हो जाएगा। बट अगर ये ट्रैफिक अनबैलेंस्ड है तो आपको जिस डायरेक्शन में डोमिनेंट ट्रैफिक है उस डायरेक्शन में आपको क्रीप देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो फैक्टर लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर वेरिएशंस एंड व्हेन एक्सपेंशन जॉइंट्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो स्विच एक्सपेंशन जॉइंट है LWR में या फिर जो फिश प्लेटेड जॉइंट्स हैं आपके नॉर्मल SWR या सिंगल रेल सेक्शन में, अगर वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ नहीं कर पाएंगे और रेल्स में क्रीप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर लिखा हुआ है वो है लार्ज स्लीपर स्पेसिंग। अगर आपने स्लीपर की स्पेसिंग ज्यादा कर दी है तो उससे जो स्लीपर जो रेल को होल्ड करके रखता है तो वो आपका होल्डिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा और आपके रेल्स में क्रीप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट है स्लीपर्स। तो अभी हमें स्लीपर्स के बारे में पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो है कि फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स, स्लीपर्स के काम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक काम है वो है ट्रांसफर ऑफ लोड। तो आप इस पिक्चर से देखिए, यहाँ पे व्हील से सबसे पहले लोड जाता है रेल में, रेल के बाद स्लीपर में एंड देन हमारे फाउंडेशन में, उसमें बेलास्ट, सबसोइल और सबग्रेड आता है। तो आप इस डायग्राम में सबसे पहले एक चीज नोटिस करिए कि जैसे जैसे आप रेल से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। मतलब आपके जो रेल्स हैं वो हैं स्टील सेक्शन, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो स्लीपर्स होते हैं वो जनरली अभी हम कंक्रीट के यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नीचे बेलास्ट जो कि क्रश्ड स्टोन होता है। उसके बाद नीचे अर्दन एम्बैंकमेंट होता है जो कि एक नेचुरल सॉइल है।
तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज़ आप यहाँ से देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता हुआ जा रहा है और इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आ रही हैं ये रिड्यूस होती हुई जा रही हैं। तो लोड तो कांस्टेंट है बट आपका एरिया बढ़ता हुआ जा रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेसेस रिड्यूस होती जा रही हैं। तो इसी की वजह से हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट भी कम होती हुई जाएगी। तो यही रीज़न है कि हमारे जो रेल्स होती हैं वो स्टील की हैं बट हमारे जो स्लीपर्स होते हैं वो वुड के भी हो सकते हैं, कंक्रीट के हो सकते हैं, यानी कि क्वालिटी उसकी रेल से थोड़ी पुअर होगी। और इसके बाद यहाँ पे एक लोडिंग डायग्राम दिया हुआ है स्लीपर का। सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे व्हील से लोड आएगा रेल्स के ऊपर, रेल से आपका स्लीपर के ऊपर जाता है, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी दिखाया था जब मैंने रेल्स डिस्कस की थी। तो ये एक आइडियल डायग्राम है स्लीपर का जिसमें नीचे यूडीएल लगा हुआ है, यानी कि जो आपका लोड रेल्स से जो स्लीपर पे आता है वो पॉइंट लोड की तरह आता है और नीचे उसको यूडीएल की तरह स्लीपर ट्रांसफर करता है। तो इसका बीएमडी हम कैसे बना सकते हैं, आप इसको सोम के कॉन्सेप्ट से समझिए। कोई भी ये बीम है जिसमें दोनों साइड ओवरहैंग है और यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, इसका बीएमडी आपको बनाना है। जस्ट इसको अगर आप इन्वर्ट कर देंगे तो ये वाला हमारा जो लोडिंग डायग्राम बन जाएगा। तो इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे इसका डिफ्लेक्टेड शेप दिखाया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सैगिंग हो रहा है और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे होगिंग हो रहा है। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे भी आपको सैगिंग मिलेगा। और हम सोम में ये पढ़ते थे कि सैगिंग को हमेशा हम पॉजिटिव से दिखाते थे बीएमडी में, होगिंग को हम नेगेटिव से। तो यही रेफरेंस लेके अगर मैं बीएमडी ड्रॉ करूं तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बाद सैगिंग को मैंने पॉजिटिव से दिखा दिया और होगिंग को मैंने नेगेटिव से दिखा दिया। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ये एग्जाम में एज इट इज काफी बार ऑब्जेक्टिव्स में आता है। आप इसमें एक चीज और नोटिस करिए कि ये जो बीएमडी है ये सिमेट्रिक होगा हमारे बाई वाई एक्सिस के अबाउट। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोडिंग डायग्राम है वो भी इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और ये जो डायग्राम है इसमें ये क्योंकि यूडीएल से बना है तो इसलिए ये पैराबोलिक होगा, तो ये 2 डिग्री हमारा कर्व है। लेकिन आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो भी बीएमडी हमने बनाया ये आइडियल कंडीशंस हमने माने हैं कि नीचे एग्जैक्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड, बट एक्चुअल कंडीशंस में ऐसा होता नहीं है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ पैकिंग ऑफ बेलास्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैकिंग ऑफ बेलास्ट क्या होती है। तो स्लीपर के नीचे होता क्या है कि बेलास्ट होती है। तो बेलास्ट में हमारे क्रस्ट स्टोन्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, टाइमली इन क्रस्ट स्टोन्स को पैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक मशीन्स। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे हैवी लोड ट्रांसफर होता है रेल्स से स्लीपर के थ्रू बेलास्ट पे, तो बेलास्ट रविंग के कारण, वियरिंग के कारण धीरे धीरे वो वियर आउट हो जाते हैं और उसकी वजह से अपना फंक्शंस करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमें उनको वापस पैक करना पड़ता है नीचे रेल सीट के नीचे, ताकि फिर से वो अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में आ सके। उसे हम पैकिंग ऑफ बेलास्ट बोलते हैं। तो इसकी वजह से होता है कि आपने पैकिंग की बस रेल सीट के नीचे और जो आपका सेंटर वाला पार्ट है स्लीपर का वो अनपैक्ड रह जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे 2 कंडीशंस दिखाई गई, वो आप देखिए। सबसे पहला यहाँ पे दिखाया गया एंड बाउंड स्लीपर्स। यहाँ पे क्या है कि जस्ट आफ्टर पैकिंग वाली कंडीशन को हमने एंड बाउंड स्लीपर बोला है। क्यों? क्योंकि पैकिंग एट एंड्स इज ग्रेटर देन पैकिंग एट सेंटर। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन दिखाई गई सेंटर बाउंड स्लीपर। इसमें क्या होता है कि आपने पैकिंग कर दी, उसके काफी टाइम बाद जब ट्रैक पे ट्रैफिक चलेगा तो जो रेल सीट के नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें आपका बेलास्ट फिर से वियर हो जाएगा और वो धीरे धीरे रिएक्शन देना कम कर देगा। तो इससे क्या होगा, पैकिंग एट सेंटर आपका ज्यादा रहेगा और पैकिंग एट एंड्स कम हो जाएगा। वही दोनों कंडीशंस यहाँ नीचे दिखाई गई हैं। अगर आप देखें पहले आप इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ एंड बाउंड स्लीपर्स। तो इसमें आप देखेंगे कि नीचे यहाँ इस वाली साइड से रिएक्शन ज्यादा मिल पा रही है और सेंटर में क्योंकि आपका पैकिंग सिर्फ एंड्स पे हुआ है तो सेंटर पे रिएक्शन कम है। तो ये जस्ट आफ्टर पैकिंग का कंडीशन है, जस्ट आफ्टर पैकिंग, उसको हम एंड बाउंड स्लीपर्स बोलते हैं। और ये जो कंडीशन है सेंटर बाउंड स्लीपर, इसमें क्या हो रहा है कि सेंटर पे आपके ज्यादा रिएक्शन मिल पा रही है
और आपके एंड्स पे कम रिएक्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका ट्रैफिक गया है ट्रैक पे से, आपका ये वाला जो बेलास्ट है ये खराब हो गया है और यहाँ से रिएक्शन कम आ रही है। तो इस कंडीशन को हमने सेंटर बाउंड स्लीपर बोला है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, काफी सारे डायग्राम दिखाए गए हैं इसमें अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। ये क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो आइडियल डायग्राम था, वो यहाँ पहली कंडीशन दिखाई गई है। बाकी सारी कंडीशन विद टाइम जैसे जैसे आपका बेलास्ट खराब होता जाएगा वैसे वैसे अलग अलग तरह की रिएक्शन नीचे से मिलेंगी और अलग अलग तरह का ही आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, जो यहाँ पे इसमें राइट साइड में दिखाए गए। तो आपके एग्जाम में कोई भी यहाँ पे इनमें से कोई भी कंडीशंस दी जा सकती है, आपको नाम याद नहीं रखना है, बस आपको यहाँ पे कोई भी डायग्राम बना हुआ है तो आपको डरना नहीं है एग्जाम में। आपको अपने सोम के कॉन्सेप्ट्स यूज लेने हैं और उसके हिसाब से बीएमडी ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे जो बीएमडी दिखाया गया है ये बीएमडी आधा है, मैंने बताया था, क्योंकि सिमेट्रिक होता है। तो आप जस्ट इसको पूरा राइट साइड में भी ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा बीएमडी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और कंडीशंस दिखाई गई हैं, ये सब भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से वही सेंटर बाउंड और वो एंड बाउंड भी दिया गया और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने पहले आपसे डिस्कस कर दिया था। इसके बाद जो और फंक्शंस हैं उसमें सेकंड फंक्शन आता है होल्डिंग रेल्स टू करेक्ट गेज। ये अंडरस्टूड है क्योंकि हमारे जो रेल्स होती हैं वो स्लीपर के ऊपर ही सपोर्टेड होती हैं। तो हमारे जो रेल्स को जो भी सपोर्ट मिलता है वो सारा स्लीपर से ही मिलता है। तो हमारे स्लीपर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि रेल्स को होल्ड करने में और गेज को मेंटेन करने में। अगला जो यहाँ पे फंक्शन लिखा है लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी, ये एग्जैक्टली मैंने जो अभी पहले बताया कि आपका जो ट्रैफिक जब मूव होगा तो आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी और लेटरल डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगे। तो उन फोर्सेस को बियर करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए होता है वो सारा सपोर्ट हमें स्लीपर से ही मिलता है। अगला लिखा हुआ है इलास्टिसिटी। अब मैं इलास्टिसिटी की बात करूं तो इलास्टिसिटी पहली बात हमें चाहिए क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रैक में जो लोड आता है वो डायनेमिक लोड होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें इलास्टिक मटेरियल यूज करना है ट्रैक में। क्योंकि अगर आपने इलास्टिक मटेरियल नहीं दिया तो उससे आपके ट्रेन में वाइब्रेशंस आएंगे और आपका राइडिंग जो है कंफर्टेबल नहीं रह जाएगा। तो यही रीजन है कि हम ज्यादातर सारे मटेरियल को ट्राई करते हैं इलास्टिक रखने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशंस को हम रिड्यूस कर सकें। अगला लिखा हुआ है एडजिंग। एडजिंग की बात करूं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रेल्स होती हैं उनमें हम कैंटिंग देते हैं 1:20 का। वो कैंटिंग मिलता कहाँ से? वो स्लीपर से मिलता है। हम स्लीपर की जो एंड वाली जो एज है इसको स्लोप कर देते हैं 1:20 पे, तो उसी पे इन रेल्स को सपोर्ट किया जाता है और इन्हें भी 1:20 का कैंट मिल जाता है। तो ये जो 1:20 का हमने स्लोप दिया है स्लीपर के आउटर एज में, इसे हम एडजिंग बोलते हैं, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। अगला मैं बात करूं तो टाइप ऑफ स्लीपर्स। सबसे पहले हमने क्या किया है कि बेस्ड ऑन द मटेरियल हमने स्लीपर्स को क्लासिफाई कर दिया ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ सकें और समझना इजी हो सके। सबसे पहला जो टाइप यहाँ पे दिया गया है उसमें लिखा है वुडन स्लीपर्स। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी टाइप ऑफ वुड सूटेबल है स्लीपर्स के यूज के लिए। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। तो यही टर्म हमें बताता है कि हमारी वुड जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हम यूज कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इन जनरल आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो हम वुड यूज करते हैं वो या तो साल का करते हैं या फिर टीक का करते हैं स्लीपर्स के लिए। अगला जो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें लिखी हुई है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कैसे आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने में। और इस चीज़ को इजीली समझने के लिए मैंने यहाँ पे 7 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, जितने भी तरह के स्लीपर्स होंगे उन सभी को इन 7 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे समझने का ट्राई करेंगे कि इसके कुछ एडवांटेज हैं या फिर कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला मैं बात करूँ तो लिखा हुआ है वेट। तो जो वुडन स्लीपर्स होते हैं उनका वेट बहुत ही कम होता है, तो उससे होगा क्या कि आपका जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। वो मैनुअल भी हो सकता है, मतलब आपका एक आदमी या 2 आदमी मिलके इजीली एक स्लीपर को उठा सकते हैं। अगला जो लिखा हुआ है रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। वुड जो आपका होता है वो वैसे ही कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, तो उससे एडवांटेज क्या है कि आप
आपकी लाइफ ऑफ स्लीपर्स बढ़ जाती है, क्योंकि स्लीपर्स जो होते हैं हमेशा एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरनमेंट के, तो ड्यूरिंग रेनफॉल या फिर कुछ ऐसा ये बहुत ही ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो चांसेस होते हैं कोरोड होने के। तो यहाँ पे वुड को यूज करने से फ़ायदा ये है कि ये कभी भी कोरोड नहीं होगा। अगला जो है वो है लाइफ, ये मैंने अभी आपको बताया, बट इसका लाइफ ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ही होता है। इसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि जब वुड एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट के तो होगा क्या कि उसमें काफ़ी सारे टर्माइट वगैरह इन सब के लगने के चांसेस होते हैं, तो उससे ये आपका धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही, तो ये इसकी लाइफ 15 साल या 20 साल से ज़्यादा देखी नहीं जाती है। फोर्थ लिखा है रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर। तो क्योंकि वुड जो इजीली फायर कैच कर लेता है, तो होगा क्या, जब आपके ट्रैक पे पेट्रोलियम वगैरह इन सब की गाड़ी जाती हैं तो चांसेस होते हैं कि ऑयल स्पिलिंग के दौरान या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस कुछ ऐसी बन जाए, या फिर फॉरेस्ट फायर के दौरान हो सकता है कि आपके जो स्लीपर्स हैं वो उसमें आग वाग लग जाए। तो इसलिए जो वुडन स्लीपर्स हैं ये, इनका बड़ा डिसएडवांटेज है कि इनको ये फायर रेसिस्टेंट नहीं होते हैं। अगला जो लिखा हुआ है वो है इनिशियल कॉस्ट। तो क्योंकि वुड एक नेचुरल मटेरियल है तो यहाँ पे आपका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होगा, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में वुड ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। आप कितने फॉरेस्ट काटेंगे, तो आपको एट लास्ट वुड से किसी और मटेरियल पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अगला लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू की मैं बात करूँ तो वुडन स्लीपर्स की कोई ज़्यादा स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है, एक्सेप्ट दे कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल। अगला लिखा हुआ है ट्रैक सर्किटिंग। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक नया टर्म है, बस आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि जो भी ऐसे मटेरियल हैं जो इंसुलेटर हैं वो ट्रैक सर्किटिंग में अच्छे रहते हैं। अब ये क्यों अच्छे रहते हैं ये सब मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में और भी अच्छे से बताऊंगा, जहां हम ट्रैक सर्किटिंग की स्पेसिफिकली बात करेंगे। बस आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए, क्योंकि वुड एक इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये इसका एडवांटेज है कि जो ट्रैक सर्किटिंग एरिया है वहां पे हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है सीजनिंग ऑफ वुड इज इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट है जो हम बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं, क्योंकि वुड जो होता है उसकी सीजनिंग अगर अच्छे से नहीं हुई तो ड्यूरिंग सर्विस लाइफ वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो उससे अच्छा है कि आप जब उसको यूज में लें तो उससे पहले उसकी सीजनिंग अच्छे से करें। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। इसमें दिया गया है कि अगर पहली कंडीशन है अनट्रीटेड वुडन स्लीपर्स और दूसरी कंडीशन है ट्रीटेड स्लीपर्स, मतलब एक कंडीशन में आपने अच्छे से सीजनिंग हो चुकी है और दूसरी कंडीशन में सीजनिंग नहीं हुई है। तो अब आप इन दोनों को अपने से पढ़िए और समझने का ट्राई करिए, ये इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। वहाँ पे आपको असर्शन रीजन में असर्शन और रीजन लिख के दे देंगे इनमें से कुछ भी, तो आपको एज इट इज़ याद रखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको समझने का ट्राई करिए और नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं इसको कहीं ना कहीं और डिस्कस करने का ट्राई करूँगा। अगला जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस किया था वो था कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिम्बर। ये मैंने जैसे पहले बताया था, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, आप इनको ध्यान रखिए। हार्डनेस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। किस चीज का स्ट्रेंथ बताता है? वियर एंड टीयर के लिए, मतलब रेसिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टीयर को ही हम हार्डनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है CSI इक्वल टू 10H+S डिवाइड बाई 20। S का मतलब है स्ट्रेंथ इंडेक्स एट 12% मॉइस्चर। अब ये मॉइस्चर का क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने आपको जस्ट बताया कि जो वुड होती है उसमें सीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्योंकि जो वुड का स्ट्रेंथ है वो वेरी करता है मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर के साथ। तो हमने एक स्टैंडर्ड मॉइस्चर फिक्स कर दिया है 12%, तो हम जो भी सारी डिफरेंट तरह की वुड्स हैं उनको 12% मॉइस्चर पे लाएंगे, उसके बाद उसका स्ट्रेंथ इंडेक्स, हार्डनेस इंडेक्स निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में डालेंगे और उसके बाद हम मेज़र करेंगे कि इसका CSI कितना है। और अगर वो CSI यहाँ पे जो मिनिमम CSI दिया हुआ है इससे ज़्यादा आएगा तो हम यूज़ करेंगे उसको ट्रैक में। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी गई है। ट्रैक स्लीपर के लिए जो CSI मिनिमम चाहिए वो 783 है,
जो क्रॉसिंग स्लीपर्स के लिए 1352 है, और जो ब्रिज स्लीपर के लिए चाहिए वो 1455 है। ये आप देखिए ऊपर से नीचे सारा नंबर बढ़ता हुआ जाता है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। और ये नंबर ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ इसलिए जा रहा है क्योंकि आपकी जो लोकेशन है वो क्रिटिकल होती जा रही है। नॉर्मल जो ट्रैक है उसमें कम आपको चाहिए, क्रॉसिंग पे आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टिम्बर चाहिए, लेकिन ब्रिज पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुडन स्लीपर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन EAC 2018 में आया था, फटाफट सोल्व कर लेते हैं। आप अपने से सोल्व करने का ट्राई करिए, अगर आपने ट्राई किया है तो अच्छा है, वरना मैं डिस्कस कर देता हूँ। लिखा हुआ है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग। सबसे पहले लिखा हुआ है रिक्वायर्ड एंड एडेप्टेबल स्लीपर डेंसिटी। तो स्लीपर डेंसिटी देखते ही आपको इसको काट देना है, क्योंकि स्लीपर डेंसिटी का CSI से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन कटा, तो पहला स्टेटमेंट कटा, तो आपका ये कट गया और ये कट गया। आपको एलिमिनेशन टेक्निक से ही ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने। दूसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्लीपर यूनिट्स, तो ड्यूरेबिलिटी की मैंने कहीं भी CSI में बात नहीं की, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करता है आपकी एक्सपोजर कंडीशंस के ऊपर, जो कि आपके साइट पे हैं। आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपोनेंट है वो कोरोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ हम मेज़र करने के लिए। तो हमने कोरोजन वगैरह इन सब चीज़ों की कहीं भी बात नहीं की है CSI में जो हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की। हमने बात की थी हार्डनेस की और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, जो कि दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी। इसके बाद में बात करूं तो जो दूसरे टाइप का स्लीपर यहाँ पे दिखाया गया है वो है कास्ट आयरन स्लीपर। नाम में लिखा हुआ है कास्ट आयरन, तो इसमें जो मटेरियल यूज हुआ था वो था कास्ट आयरन। इसमें जो पहला टाइप है वो है पोर्ट टाइप। अगर आप नाम पे जाएंगे तो नाम में पोर्ट लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को समझने के लिए ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें नीचे जो ये असेंबली दी गई है ये पोर्ट जैसी है, और ये हो सकती है सर्कुलर शेप में हो, इलिप्टिकल शेप में हो, और इसके ऊपर रेल्स को प्लेस किया जाता है। और ये जो असेंबली दिखाई गई ये सिर्फ एक रेल की है। सिमिलर असेंबली आपकी राइट साइड में भी एक दूसरे रेल के लिए होंगी, और दोनों जो पोर्ट असेंबली होती है उसको ये एक टाई बार की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये वर्क कैसे करता है। अब अगर मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करूं तो उन्हीं 7 फैक्टर्स को लेके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है वेट। क्योंकि अब ये मेटल स्लीपर्स हैं तो इसका वेट डेफिनेटली वुड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, बट उतना भी ज़्यादा नहीं होता है। इसको मैन्युअली भी इजीली हैंडल किया जा सकता है। दूसरा लिखा हुआ है रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। तो अब क्योंकि ये एक मेटल है तो डेफिनेटली इसके कोरोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपका जो वहाँ पे एडवांटेज वुडन स्लीपर में था कोरोड नहीं होने का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तीसरा जो लिखा हुआ है लाइफ, क्योंकि ये लाइबल है कोरोड होने के, तो चांसेस हैं कि इसकी लाइफ कम होती है। बट आपके जो वो डिसएडवांटेज थे टर्माइट वगैरह के, वो यहाँ रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी जो लाइफ आती है इट इज़ अराउंड 40 ईयर्स। अगला जो लिखा हुआ है रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर, तो ये एक इसका एडवांटेज भी है कि यहाँ पे जल्दी से आपका मेटल स्लीपर फायर नहीं कैच करेगा। बट आपका अगर फायर बहुत ही ज़्यादा है, फॉरेस्ट फायर वगैरह की जैसी सिचुएशंस हैं, तो मेटल अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट है रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर। अगला जो लिखा हुआ है वो है इनिशियल कॉस्ट। तो क्योंकि यहाँ पे हमने कास्ट आयरन एज ए रॉ मटेरियल यूज किया है, जो कि वैसे ही एक बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है, तो इसलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनिशियल कॉस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा आएगी। अगला लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू। तो डेफिनेटली अगर हम वुड वगैरह से कंपेयर करें तो इसका स्क्रैप वैल्यू अच्छा होगा, हाई होगा, क्योंकि हम अगर ये जो स्लीपर्स यहाँ से आफ्टर सर्विस लाइफ निकाल के हम इनको वापस से मेल्ट करके किसी भी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसका स्क्रैप वैल्यू अच्छा होगा। अगला लिखा हुआ ट्रैक सर्किटिंग। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं वो ट्रैक सर्किटिंग में बेकार होते हैं, तो इसलिए जो हमारा कास्ट आयरन है दैट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये
यहाँ पे जो ट्रैक सर्किटिंग है उसके लिए ये नॉट सूटेबल होता है, नॉट सूटेबल इन ट्रैक सर्किटिंग एरिया। यहाँ पे एक दूसरा सब पार्ट दिया हुआ है CST9, ये कुछ भी नहीं है, ये कास्ट आयरन स्लीपर का ही एक वेरिएशन है, बस इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया है, वो अभी हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल नंबर 9। तो इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी स्टैंडर्ड डिज़ाइंस बनाई थी उस टाइम पे इंडियन रेलवेज ने, तो उन्हीं में से उस सीरीज में से ये एक है। इसके बाद भी काफ़ी सारी आई 9, 10, 11, 12, 13, तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो नीचे असेंबली जो वहाँ पोर्ट जैसी थी उसको हमने चेंज कर दिया ट्राइंगुलर शेप में, तो यहाँ पे ये ट्राइंगुलर शेप में हो गया है और इसके अंदर बेलास्ट भी रिटेन होगा। सेम असेंबली आपकी दूसरी साइड है और दोनों को हमने टाई वार से कनेक्ट कर दिया है, और ये जो ट्राइंगुलर असेंबली है इसी के ऊपर रेल्स को प्लेस कर दिया है। तो इससे होगा क्या कि आपने जो बेलास्ट अंदर भरा है वो आपके जो ये स्लीपर्स हैं उनको और अच्छे से होल्ड करके रखेगा, और आपका जो गेज वगैरह हो या फिर और सारे जो ट्रैक पैरामीटर्स हैं ये कम डिस्टर्ब होंगे और आपका जो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। बाकी सारे जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पहले कास्ट आयरन स्लीपर्स के पढ़े थे वो यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। सॉरी, इसके बाद जो तीसरा लिखा हुआ है वो है स्टील स्लीपर्स। नाम में लिखा हुआ है स्टील, तो क्योंकि ये कास्ट आयरन में हमने कास्ट आयरन यूज किया था, यहाँ पे हमने स्टील यूज करेंगे एज ए रॉ मटेरियल, तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट वाला फैक्टर यहाँ बढ़ जाएगा, सबसे बेसिक चीज़। अब इसकी मैं वर्किंग की बात करूँ तो आप इसको डायग्राम को देखिए, डायग्राम में दिखाया गया है ये कुछ चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन को एंड्स पे भी आपने बेंड कर दिया है और यहाँ पे ऐसे साइड में भी आपने बेंड कर दिया है, दोनों साइड में। तो इससे होगा क्या कि आपका जो बेलास्ट है ये उसको रिटेन करके रखेगा विद इन द स्लीपर्स, ये साइड से भी और ये एजेस पे भी, तो दोनों साइड से आपका बेलास्ट इसके अंदर पैक रहेगा और उससे नीचे से आपको सपोर्ट अच्छे से मिल पाएगा। इस तरह से ये स्लीपर वर्क करता है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो है वेट। ये ऑलमोस्ट इसका जो वेट होता है ये इक्वली होता है कास्ट आयरन स्लीपर्स के, तो इसको मैन्युअली या फिर मैकेनिकली दोनों तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगला जो है वो है रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। तो क्योंकि ये एक मेटेलिक स्लीपर है तो ये वाले स्लीपर भी प्रोन है कोरोजन के, बट कास्ट आयरन के कंपैरिजन में अगर मैं इसको देखूं तो ये वाले स्लीपरों का रेसिस्टेंस कोरोजन के अगेंस्ट में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो स्टील होता है वो कास्ट आयरन से काफ़ी ज़्यादा कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। यही रीज़न था कि हम जो है कास्ट आयरन स्लीपर्स से स्टील स्लीपर्स की तरफ गए, बट आपका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गया जो कि मैंने पहले बताया था। तीसरा है लाइफ, तो लाइफ आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका कोरोजन रेसिस्टेंट है ये वाले स्लीपर, तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला लिखा हुआ है रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर। तो क्योंकि ये मेटेलिक स्लीपर है जैसे कि हमने कास्ट आयरन में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी सारी कंडीशंस सेम ही रहेंगी। अगला लिखा हुआ है इनिशियल कॉस्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे अगला लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू, ये सिमिलर टू कास्ट आयरन, आपको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा। अगला लिखा हुआ है ट्रैक सर्किटिंग, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं ट्रैक सर्किटिंग एरियाज में। अगला जो टाइप है वो है कंक्रीट स्लीपर्स, जो कि इंडियन रेलवेज में अभी सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं वेट, तो यहाँ पे जो एक स्लीपर है उसका ऑलमोस्ट वेट होता है 270 kg। तो अब आप देखिए कि एज कम्पेयर टू द वुडन या फिर मेटेलिक स्लीपर्स जो अभी हमने डिस्कस किया, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से आपके हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। 270 किलो को उठाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 आदमी लगेंगे और वो भी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे भी हमने कॉन्क्रीट स्लीपर्स यूज किए वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अब मैकेनाइज्ड हैंडलिंग का, क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है कॉन्क्रीट स्लीपर्स के केस में। अगला जो लिखा हुआ है रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, क्योंकि कॉन्क्रीट है वो कोरोजन रेसिस्टेंट है, क्योंकि उसमें कोरोजन नहीं होता है,
इसलिए इसका लाइफ भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके जो स्लीपर्स होते हैं उसके ऊपर इंसर्ट्स होते हैं, तो जो इंसर्ट्स होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका जो वो मेटेलिक इंसर्ट है उस पर कोरोजन होने के, तो वो भी एक बड़ा रीजन है कि आपकी लाइफ को वो थोड़ा लिमिट कर देता है। यही रीजन है कि आपका लाइफ यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 ईयर्स मिल पाएगा। अगला जो फैक्टर लिखा हुआ है वो है रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर। कंक्रीट का जो फायर रेसिस्टेंस है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बड़ा एडवांटेज है कि हमारे हमारा जो स्लीपर्स हैं वो सारे के सारे फायर रेसिस्टेंट होंगे यहाँ पे। अगला जो फैक्टर लिखा है वो है इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे आपका वुडन स्लीपर से तो ज़्यादा होगा, बट आपका जो इनिशियल कॉस्ट वो मेटेलिक स्लीपर है उनसे कम ही होगा, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कंक्रीट यूज हो रहा है। तो जो कंक्रीट है वो तो आपका सस्ता होता है एज कम्पेयर टू मेटल, तो इसलिए आप उसको बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लेस इनिशियल कॉस्ट। अगला लिखा है स्क्रैप वैल्यू। अगर मैं स्क्रैप वैल्यू की बात करूं तो कंक्रीट स्लीपर्स का कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है, नील। बस आप इसको कुछ सर्विस रोड्स वगैरह पे या फिर कुछ स्टेशन की बाउंड्रीज वगैरह इन सब में कहीं यूज कर लें तो कर लें, वरना तो इन स्लीपर्स का कोई यूज नहीं होता है आफ्टर द सर्विस लाइफ। अगला लिखा हुआ है ट्रैक सर्किटिंग। तो क्योंकि जो कंक्रीट है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम इन्हें ट्रैक सर्किटेड एरियाज में यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट अबाउट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि हमने जो नॉर्मल हमारा प्लेन ट्रैक था इसमें तो हमने जो भी सारे स्लीपर्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं रेल के, आप देखिए इस डायग्राम में, और इनका हमने एक स्टैंडर्ड डायमेंशन फिक्स किया गया है। वो डायमेंशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डायमेंशन होता है 2750 इंटू 250 इंटू 130। ये आपको डायमेंशन याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे कहीं भी पूछ लेगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो क्रॉस सेक्शन होता है स्लीपर का, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये ट्रेपेजोइड होता है। ट्रेपेजोइड शेप होती है इस क्रॉस सेक्शन की। आपको कहीं भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप टिक करके नहीं आना है। ये ऊपर से ऐसे छोटा होगा और नीचे से ऐसे बड़ा होगा आपका ये। अब बात थी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की, तो आपने यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डायमेंशन फिक्स थी, उसके हिसाब से आपने स्लीपर्स लगा दिए प्लेन ट्रैक में। लेकिन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जब आपका एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक डाइवर्ट होगा तो आप इस वाले पोर्शन में स्लीपर्स कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, आप खुद से सोचने का ट्राई करिए, और अगर आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है वाई प्री स्ट्रेसिंग। जो हमने कंक्रीट स्लीपर्स अभी डिस्कस किए थे वो सारे कंक्रीट स्लीपर्स प्री स्ट्रेस्ड होते हैं, और प्री स्ट्रेस्ड में भी मैं बात करूँ तो वो प्री टेंशनड होते हैं। इसका मीनिंग आपको आई होप पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार आरसीसी में जो प्री स्ट्रेस वाला चैप्टर है उससे थोड़ा सा रेफर कर लीजिए। और यहाँ पे जितने भी सारे एडवांटेज दिए गए हैं प्री स्ट्रेस के, वो सारे एडवांटेज सेम एज इट इज जो हमने आरसीसी में प्री स्ट्रेस्ड वाले चैप्टर में पढ़े थे, वो ही सारे एडवांटेज यहाँ पे स्लीपर की प्री स्ट्रेसिंग में भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगला मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने ट्राई किया काफ़ी सारे जो 4-5 तरह के स्लीपर्स हमने पढ़े थे उनको कंपेयर करने का ऑन द बेसिस ऑफ 7 पैरामीटर्स, जिसमें मैंने आपको सारे अभी डिस्कस किए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टेबल को अपने नोटबुक में खुद से बनाइए और सबको खुद से फिल करने का ट्राई करिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रॉपर्टी में कौन सा स्लीपर ज़्यादा बढ़िया है। और कल को एग्जाम में आपको कोई भी 2 स्लीपर्स के बीच अगर डिफरेंस लिखना पड़े तो आप 7 पॉइंट्स एटलीस्ट लिख पाए। अभी इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था सिविल सर्विसेज 2016 में, इसमें लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन वुडन एंड कंक्रीट स्लीपर्स। बहुत इजीली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे 7 पॉइंट्स अगर इसमें लिख दें तो आपके 5 के 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ट्विन ब्लॉक्स कंक्रीट स्लीपर्स। अगर मैं बात करूं ट्विन ब्लॉक और मोनो ब्लॉक की, तो जो वुडन स्लीपर्स हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने जो देखा था कि नीचे पूरा का पूरा एक सेक्शन वो सिंगल ब्लॉक है, तो इसलिए हमने उन्हें मोनो ब्लॉक बोला था। मोनो ब्लॉक
लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था पोर्ट टाइप जो कास्ट आयरन स्लीपर्स थे उसमें दोनों साइड दो अलग अलग असेंबली थी और उनको हमने टाई वार से ज्वाइन किया था। तो वो एक एग्जाम्पल है ट्विन ब्लॉक स्लीपर्स का। सिमिलरली हमने क्या किया है कि जो कंक्रीट स्लीपर्स हैं उनको भी ट्राई किया है दो अलग अलग ब्लॉक बनाकर यूज करने का, तो उसे हमने ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर्स बोल दिया। अब उसके क्या फायदे हैं नुकसान है वो मैंने यहाँ नीचे डिस्कस किया गया। सबसे पहले लिखा गया है लॉन्गिट्यूडनल एट लेटरल स्टेबिलिटी। आप पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया गया है कि ये आपका एक ब्लॉक है, ये आपका दूसरा ब्लॉक है। तो अब आपके चांसेस क्या हैं कि जब आपके फोर्सेस आएंगे लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल या फिर लेटरल, तो आपका चांसेस है कि एक ब्लॉक डिस्टर्ब हो जाए और दूसरा ब्लॉक आपका मतलब यहीं रहे। तो आपका गेज वगैरह डिस्टर्ब हो सकता है या फिर आपका लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। तो इनकी वजह से आपकी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए इन ये जो ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर्स होते हैं इनमें मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। यहाँ पे नीचे लिखा है कोरोजन ऑफ टाई वार। अब आपकी जो कंक्रीट है उसकी तो अच्छी खासी लाइफ है, बट आपने ये जो बीच में टाई वार डाल दिया है इसकी लाइफ लिमिटेड है क्योंकि ये कोरोड हो जाएगा। तो इसकी वजह से अगर एक बार ये कोरोड हो गया तो आपको ये पूरा का पूरा स्लीपर निकाल के चेंज करना पड़ेगा, तो फिर फायदा आपका जो कंक्रीट से मिल रहा था वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसकी लाइफ थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है एज कम्पेयर टू मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर्स। अगला लिखा हुआ है नो प्रीस्ट्रेसिंग। हमने मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर को प्रीस्ट्रेस करके जो भी एडवांटेज गेन किए थे वो सारे एडवांटेज आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तीसरा लिखा है मेंटेनेंस। अब मैंने जस्ट बताया आपका यहाँ पे मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। अब क्योंकि सारे जो ऊपर बात की गई वो इतने ही अगर डिसएडवांटेज हैं तो क्यों ही यूज करना है, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका जो लोड है व्हील का वो मेनली आएगा रेल पे यहाँ, और उससे जाता है नीचे, और जो नीचे जाता है तो इस वाले एरिया में इस वाले रीजन में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो आपका जो ये बीच वाला जो पोर्शन होता था मोनोब्लॉक स्लीपर का ये अंडर यूटिलाइज रह जाता था। तो इसकी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ जो मटेरियल है उसको वहीं पे दे जहाँ पे आपके लोड या फिर फोर्सेस ज़्यादा आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे स्लीपर स्पेसिंग या स्लीपर डेंसिटी की बात की गई है। एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल आएगा उसको आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। स्लीपर डेंसिटी का मतलब है आपका एक रेल के नीचे आप कितने स्लीपर्स को आपको यूज करना है, उनकी स्पेसिंग क्या होगी, उसे हमने स्लीपर डेंसिटी बोला है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो जो स्टैंडर्ड रेल सेक्शन होता है उसका लेंथ होता है 13 मीटर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस फॉर्मूले में उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला बनाया गया। इस फॉर्मूले में दिया गया कि स्लीपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम प्लस एक्स, और इसमें जो एम है वो स्टैंडर्ड रेल लेंथ है, ये 13 मीटर होगा, और x की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी 3 to 8, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रूट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई ऐसा रूट है जैसे टाइप ए रूट है, मैंने आपको पहले बताया था सेकंड लेक्चर में, तो अगर टाइप ए रूट है जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है तो हम ट्राई करेंगे वहाँ पे स्लीपर डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे ताकि आपको फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो आपको एवरेज वैल्यू 5 ले लेना है और क्वेश्चन सोल्व कर देना है। अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये सी 2010 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है वीजी हैज ए स्लीपर डेंसिटी n+6 इफ द ट्रैक इज लेड विद ए वेल्डेड रेल्स ऑफ 26 मीटर लेंथ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे किया क्या गया, 13 मीटर्स की दो रेल को वेल्ड कर दिया है और टोटल लेंथ 26 मीटर बना दी। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड रेल सेक्शन के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझ जाना है कि 26 मीटर मतलब दो स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस की बात कर रहा है, और स्लीपर डेंसिटी भी क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, 13 + 6 = 19, मतलब एक रेल लेंथ पे आपको 19 स्लीपर्स की जरूरत है। और क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए रेलवे ट्रैक ऑफ 1690 मीटर। तो 13 मीटर के लिए आपने 19 स्लीपर्स यूज किए, तो 1690 मीटर रेल लेंथ के लिए आपको कितना स्लीपर्स यूज करना पड़ेगा, या आप यहाँ से निकाल लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा हो। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ सजेशंस हैं जिससे मैं अपनी और वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं, तो आप वो कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूँगा उन सब पे धीरे धीरे वर्क करने का। सो थैंक यू।